9वें और 10वें अध्याय पर आपको बहुत ही मेहनत करनी है। मतलब कि ये मैपिंग खुद से आप मैपिंग करेंगे, खुद से लिखेंगे, कई बार लिखेंगे। समझ रहे मेरी बात को? देखिए आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीच बीच में जो भी विषय है ना, अगर टोटल 15-16 चैप्टर हैं तो दो चार चैप्टर ऐसे रहेंगे जो पूरे तरीके से आपके लिए रहेंगे। बस ये है कि इन्हें अगर आप अकेले पढ़ते तो इन डाटा को जितने मतलब एग्जाम के प्रश्न हैं या जो ये पूरा चैप्टर है, आप इसको एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाते, आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता। हम क्या किए हैं, ये जो पूरा पंचमेल खिचड़ी है उसको एकदम छान करके एक जगह किए हैं, एकदम बकायदा, एकदम मतलब बहुत अच्छा है। आप पढ़िएगा और एक अलग ही तरीके से जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन नोट्स सामने दिखेगी और याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 9वां और 10वां अध्याय जो है यह पूरे तरीके से आपका है। सिर्फ हमारा काम है आपको डायरेक्शन देना, मतलब आपको हर तरीके से तैयार करना, बाकी पूरी मेहनत आपकी होगी। ये 2 अध्याय में एक लोग थे, मतलब हम साइंस पढ़ा रहे थे तो वो जानते हैं क्या किए थे, हम कहे थे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो इतना बेहुदा वाला भाषा का प्रयोग किए थे कि ऐसे स्टूडेंट हमको 4-5 साल पहले जैसे ऑफलाइन में मिल गए, या ऐसे लोगों को ऑफलाइन में डील करना चाहिए। जो पहले तो उन्हें आ नहीं रहा है, वो घमंड में इतने चूर हैं, पता नहीं कहां से क्या पढ़ लिए हैं, घमंड में इतने चूर हैं कि वो सही चीज को गलत भी ठहरा रहे हैं और गलत के साथ साथ उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं। आप लोग पढ़िएगा, आप लोग सबसे आगे जाएंगे, बस देखिएगा आप लोग। आइए हम लोग बात करते हैं ये जो हमारा प्रसिद्ध धार्मिक एवं अन्य पर्यटन स्थल। इस अध्याय का नाम है उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 जिलों में, 75 डिस्ट्रिक्ट जो है, इन 75 जिलों में जो भी प्रसिद्ध स्थल हैं, चाहे वो ऐतिहासिक मूर्त धरोहर वाले हों चाहे अमूर्त वाले हों, मतलब जो भी ऐतिहासिक है, प्रसिद्ध है, प्राचीन है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले यूनेस्को का ये जो डाटा है। यूनेस्को जो है हर साल मतलब कि कुछ ना कुछ डाटा अपना जो है कि प्रकाशित करती है दुनिया के, अपने पूरे संसार के कुछ ऐसी धरोहरें जो कि बहुत ही प्राचीन है और उन्हें संजो करके रखना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी जगहों पर नजर पड़ती है जब यूनेस्को की, तो वह अपने लिस्ट में उनको शामिल कर लेती है। शामिल करने का मतलब यह हो गया, जिन चीजों को यूनेस्को अपने धरोहर में शामिल कर ली, सरकार न उसे तोड़ सकती है न उसे नष्ट कर सकती है, उस पर से सरकार का ये सब अधिकार खत्म हो जाता है। सरकार सिर्फ उसे और अच्छा बना सकती है, उसकी रखवाली कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती कि उसे नष्ट करेगी अगर वो यूनेस्को में शामिल है, क्योंकि जैसे ही सरकार उसके साथ छेड़खानी करेगी यूनेस्को उसको अपने लिस्ट से हटा भी देगी। और प्लस ये बहुत बड़ी बेइज्जती होती है किसी भी देश के लिए, एक प्रकार से बहुत बेइज्जती होती है कि आप अपने जो डाटा है उसको सही से नहीं रख पाए, आपके जो भी ऐतिहासिक स्थल है आपके पास इतनी क्षमता नहीं कि आप अपने प्राचीन स्थलों को संयोज करके रख पाए। समझ रहे हैं? तो हम बात करते हैं, देखिए एक मूर्त धरोहर होता है, एक अमूर्त धरोहर होता है। इसका मतलब आप समझे, एक ऐसी धरोहर जो कि प्राचीन काल से चल रही है, प्राचीन काल की है, मगर वह किला बना है, मकान है, महल है, मतलब एक बनावट के आधार पर है जो आदमी के द्वारा निर्मित की गई। जैसे ताजमहल है ना, लाल किला है, तमाम चीजें है कि नहीं है, कुतुब मीनार हो गया, ऐसी चीजें, या तो आपका जो भी है जामा मस्जिद हो गया, कोई भी ले लीजिए। तो ये सब क्या है ना कि मूर्त धरोहरें हैं जिसको यूनेस्को शामिल की है। उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्थल हैं? उत्तर प्रदेश के ओवरऑल 3 ही हैं। तीनों कहां से हैं बताइएगा? तीनों कहां के हैं? आप कहेंगे आगरा के। लाल किला को 1983 में, लाल किला के साथ साथ ताजमहल को, और प्लस आपका क्या है, फतेहपुर सीकरी। इन तीनों को सबसे पहले मूर्त धरोहर के तौर पर यूनेस्को शामिल किए थे। देखिए जो पेपर है ना, ये जो प्रश्न है पेपर में आ चुके हैं, समझ रहे हैं? 1983 का डाटा है, यूनेस्को को शामिल किया, तब से लेकर के अब तक कई बार आ चुका है कि जैसे विकल्प बना दिया कि निम्न में से यूपी की ऐसी कौन सी धरोहर है जो यूनेस्को में शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी धरोहर है जो यूनेस्को में शामिल नहीं है। बढ़िया बढ़िया डाटा देगा। अब इन्हीं के साथ दे दिया बुलंद दरवाजा, इन्हीं के साथ दे दिया चौथा विकल्प बुलंद दरवाजा। तो आप हो सकता है बाई चांस पढ़े ना हो सही से, तो समझते ना हो, तो उसमें गलतियां कर सकते हैं।
ये अमूर्त धरोहर दो तो बाद में शामिल हुई है 2016 में 17 में। दो अमूर्त धरोहर है, दोनों 2016 और 17 में शामिल हुई हैं और दोनों हिंदू धर्म से रिलेटेड है। भाई जब भी जैसे होता है ना कि हर सर मतलब कि कोई भी दुनिया का संगठन है ना, सबका एक तरीका होता है कि उस देश में मौजूदा जो भी गवर्नमेंट है उसको खुश रखा जाए, समझ रहे हैं, उस गवर्नमेंट को भी खुश रखा जाए, ताकि हर देश फंड देता है, हर देश क्या करता है, फंड भेजता रहता है, तो सबका आपस में लालच छिपा रहता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ रहे हैं। बाकी ये तो जो है ऐतिहासिक है ही, तो ऐतिहासिक है ही। तो काशी को जो है ना सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर, सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर काशी को 2016 में शामिल कर लिया गया। और ये भाई सबको पता है कुंभ मेला, जो प्राचीन काल से पता नहीं कब से ये कुंभ मेला आपका चले आ रहा है, समझ रहे हैं, तो कुंभ मेला को 2017 में। प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध ये जो है ना आपके प्रसिद्ध धार्मिक एवं अन्य पर्यटन स्थल, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनेंगे नोट्स से ही बनेंगे, समझ रहे मेरी बात को। बस मेहनत आपको करना है, भरोसा आपको रखना है, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। ये जो 9वां और 10वां चैप्टर है पूरा का पूरा नोट्स पर डिपेंड है, और यहीं से प्रश्न बहुत ज्यादा पेपर में आ चुके हैं। जैसे आप ले लीजिए ये शाकंभरी देवी देख रहे हैं, ये पेपर का प्रश्न है, बहुत से प्रश्न है, आपको हम ऐसे ही बताते चलेंगे, देखते चलिएगा, जो कि पिछले पेपरों में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये आपकी जो है ना मूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर जो भी है आपकी यूनेस्को का डाटा था, ये तो पूरे तरीके से हो गया। चाहे आप कुंभ मेला को ले लीजिए या काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर, बाकी 3 आगरा वाले थे, ताजमहल है, उसके बाद आपका लाल किला है कि नहीं। अब देखिए हम बात फतेहपुर सीकरी, अब हम बात करते हैं जो हमें धार्मिक स्थल पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को पढ़ना है। पढ़ने से पहले इनके तरीकों को हम बताएंगे, ताकि आपके लिए नोट्स बनाना बहुत ही आसान रहे। हम बोले देखिए, आप 9वें 10वें अध्याय को न सिर्फ पूरे माइंड को कंसंट्रेट करके वीडियो को देखेंगे, बल्कि आप लिखने के बाद बढ़िया नोट्स बनाने के बाद इसको अच्छे से समझेंगे, समझ रहे हैं। कुछ लोग आप लोगों में से मैसेज करते रहते हैं ना कि क्लास का टाइम फिक्स कर दीजिए, ताकि हम लोगों को टाइम टेबल बदलना ना पड़े। एक बात आपको बताएं, कोई भी टीचर रहता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि वो टाइम बदल बदल के पढ़ाए, मजबूरी रहती है। प्लस हमको रेगुलर पढ़ाना है, रेगुलर ड्यूटी करनी है, एक माइंड है। और साथ में सबसे बड़ी चीज है, हम सोचते हैं कि मतलब आपको वो चीजें दो ना, जो लोग बड़े बड़े चैनलों के पीछे घूमते रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं बड़े को सब कुछ है। हम भी कभी कोई पेपर नहीं दिए थे, मगर पहले बार में 250 नंबर लाए थे। कहीं कोई पेपर ऊपर हम नहीं दिए थे, ना कुछ किसी की कोचिंग की थी। हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, भरोसा रखिए, मेहनत करिए, सब अच्छा होगा। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मान लीजिए ये यूपी का हम डाटा बना रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। देखिए जो रेगुलर पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि मैप सिर्फ एक हम मानचित्र जो है ना एक समझाने के लिए, लगभग हमारा उत्तर प्रदेश इसी टाइप का है, उस हिसाब से आपको समझाते हैं। हम लोग याद कैसे करेंगे और नोट्स कैसे बनाएंगे, वो चीज जो है आपको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले पता है क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक बुंदेलखंड में जो जिले हैं लगभग 12 जिले, 11 जिले, इन 11 जिलों के जो पर्यटन स्थल हैं, पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे बुंदेलखंड जिलों के प्रसिद्ध स्थल। सबसे पहली हमारी हेडिंग में यहां तक कि ये सब डाटा रहेंगे। इन जिलों में जो भी प्रसिद्ध स्थल है पहले हम लोग इनको छानेंगे। देखिए जिला दर्शन फिला दर्शन का कोनो जरूरत नहीं है, इला जिला दर्शन जो है ना, जैसे हम आपको इतना इला जिला दर्शन करा देंगे पूरा यूपी खत्म होते होते। हमको लगता है जो लोग रेगुलर क्लास किए होंगे, बनाई जिला तो वो जान गए होंगे कि ना कहाँ कौन सा जिला है, कहाँ कौन सा जिला नहीं है। अच्छे लोग मतलब जो भी पढ़े होंगे बढ़िया से, उन्हें पता होगा। पहला हमारा ये रहेगा, ठीक है ना। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी हम बता रहे हैं कि जैसे कि ऐसे पढ़ाई की जाएगी, तो हो सकता है कुछ लोग भगा के देखें तो बेवकूफी हो जाएगी। आप लोग बस पेशेंस रख के समझिएगा, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा समझना मायने रखता है। फिर उसके बाद हम लोग यहां से ये पश्चिमी जिले, ये आपके कौन से जिले हैं, पश्चिमी जिले। दूसरी हेडिंग में पश्चिमी जिलों के धार्मिक स्थल रहेंगे। पहले हम इनको खत्म करेंगे और फिर दूसरे में इनको खत्म करेंगे। अब जानते हैं तीसरे में हम लोग क्या करेंगे। तीसरे में जो है ये पूरा तराई क्षेत्र,
तीसरे में जो है पूरा का पूरा हम लोग तराई क्षेत्र पढ़ेंगे, यानी कि आपका यहां से लेकर के यहां तक। तीसरे वाले में जो तराई क्षेत्र के जिले हैं, तीसरी हेडिंग ये रहेगी, इन जिलों में जो भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं उनको पढ़ लिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? पहले हम लोग बुंदेलखंड के प्रसिद्ध स्थल पढ़ेंगे, ऐसे ही लोक नृत्य, नाट्य, महोत्सव, ये तमाम चीजें हैं, लोकगीत है, लोक नृत्य है, महोत्सव है, पर्व है, सब इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। एक बार आप इस चैप्टर में पेशेंस रख के समझ गए कि हम लोगों को 9वां 10वां चैप्टर को पढ़ना कैसे है, तो उसके बाद आपको हर एक चीज अपने आप याद होती चली जाएगी, उतना आपको मेहनत करना ही नहीं है। बस आपको समझना है कि नहीं हमको कैसे पढ़ना है 9वां 10वां। और 9वां 10वां जो है ना, पूरे उत्तर प्रदेश के 16 चैप्टर का ये कह लीजिए एक तरह से विविध है, रिवीजन है। पूरे जो 16 चैप्टर यूपी की है ना, यूपी जीके के, सबका खाका सिर्फ आपको 9वें और 10वीं में मिलेगा। यहां आपको बहुत मन से पढ़ना है। उसके बाद जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहां से ऐसे तोड़ देंगे। ये डाटा हम लोग क्या किए, तोड़ दिए। अब ये हो गया है आपका, जानते हैं क्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश। कौन सा हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका बनारस आएगा, बनारस के साथ साथ आजमगढ़, गाजीपुर बलिया हो गया, चंदौली है, मिर्जापुर है, उसके बाद आपका जो है कुछ इलाहाबाद का भाग भी आ जाएगा, जौनपुर है, ये तमाम आएंगे। अब बीच में आपका जो कानपुर, लखनऊ, ये वाला जो है, ये जो आपका बीच वाला है, समझ रहे हैं? मतलब कि हम लोग इस दोनों चैप्टर को, उत्तर प्रदेश के टोटल जिलों को 5 भागों में डिवाइड करके तब जाकर के बढ़िया से पढ़ेंगे। अब ये अगर आप समझ गए हो तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में जो है 5 हेडिंग पड़ेगी। कितनी? पूर्वी उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल, अब बीच वाले अलग से हो गए। बीच में आपका जानते हैं क्या क्या पड़ेगा, देखिएगा, बीच में आपकी अयोध्या है, इधर क्या है, लखनऊ है, और यहां पर क्या है आपका, कानपुर है। बीच में हमको ऐसे ऐसे बड़े जिलों को भी अलग से पढ़ना है। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, बुंदेलखंड को और पश्चिमी जिले को पढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग है बुंदेलखंड के जिले, ठीक है ना। देखिएगा, अब आप लोग ये चैप्टर मन से पढ़ते रहिए आराम से। देखिए यूपी जी के जो है ना 25 चैप्टर हम लोग जैसे वीडियो कंप्लीट करेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा लगभग एकदम 90% तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं? हम लोग को बुंदेलखंड का पढ़ना है, कहां से लेके यहां तक, ठीक है। कई बार आप लोगों को हम जिला दर्शन करा चुके हैं हर चैप्टर में। अब आप खुद से बताएंगे कहां कौन सा जिला है। ये आपका जो है ललितपुर है। ललितपुर में क्या पाया जाता है बताइए, हम यहां आपसे प्रश्न भी पूछते रहेंगे, आपसे प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछेंगे। ललितपुर में यूरेनियम पढ़ेंगे नहीं, ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम। ललितपुर के बाद एजे ऊपर बताइए ये कौन सा जिला है, बता चुके हैं। अगर आप मन से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ललितपुर के ठीक ऊपर कौन सा जिला है, आप कहेंगे लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई कहां पैदा हुई थी, ये आपका झांसी। समझ रहे हैं? ललितपुर हो गया, झांसी हो गया। अब यहां ये जो जिले हैं, ये आपके जिले हैं। ये कौन कौन से जिले हैं, चित्रकूट है, क्या नाम है, चित्रकूट है, फिर आपका बांदा है, फिर प्रयागराज हो गया, प्रयागराज। ये मतलब यहीं पर है आपके, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, इनको बढ़िया से याद किया जाएगा। समझ रहे हैं? ये आपका तुलसीदास जी कहां पैदा हुए थे बताइएगा। तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ था, राजापुर, चित्रकूट में राजापुर नामक स्थान पे। कब, 1532 के आसपास। 1532 में तुलसीदास कहां पैदा हुए थे, चित्रकूट के राजापुर में। तो यही है, तुलसीदास की जन्मस्थली कहां पड़ेगी, आप कहेंगे चित्रकूट में पड़ेगी। ये जो डाटा है ना, अकेले आप याद करना आपके लिए बहुत कठिन है, इसलिए हम जो है ऐसे डिवाइड करके जब बढ़िया से पढ़ेंगे, प्लस आपका साथ में जिला दर्शन भी होता रहेगा, दोनों काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर देखिए आपका क्या है, बांदा में ये कालिंजर दुर्ग है। यह पेपर में लगभग 3 पेपर में तो हम दे चुके हैं, यूपी SSSC के 3 पेपर में तो ये आ चुका है। कालिंजर दुर्ग कहां पर है, बांदा में है। हम कहे हैं ना कि जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट को जो अपने से पढ़ते हैं उनको पता नहीं रहता कि कौन सा प्रश्न पेपर में आया है, कौन सा नहीं आया है। तो मेरा काम है कि इसको पढ़ते पढ़ते
जो भी प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, ये दशावतार मंदिर जो है ये पेपर का प्रश्न है। माता टीला जो परीक्षा बांध सुने होंगे, परीक्षा बांध, माता टीला, बेतवा नदी, पीछे आपको नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। दशावतार मंदिर जो गुप्त काल के दौरान का बना है, कहां पर है? देवगढ़ में है। और देवगढ़ पड़ता कहां पर है? आप कहेंगे ललितपुर में। ये पेपर का प्रश्न है, समझ रहे मेरी बात को। दशावतार मंदिर जो गुप्त काल में, अब ये भी आपको याद रखना है कि दशावतार मंदिर कब का है? गुप्त कालीन, ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बनाई गई थी, जो कि देवगढ़ में बनी है। और देवगढ़ कहां पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को। फिर उसके बाद आपका जो है, ये तो आसान है, प्रयागराज वाला डाटा जो है लगभग आसान है, मगर यहां पर जो भारद्वाज आश्रम है और प्लस आपका आनंद भवन तो जानते हैं, दुर्वासा आश्रम। प्रयागराज पूरी तरह से हिंदू धर्म के लिए जाना जाता है। जैसे हमारा ये जो आगरा है, आगरा पूरी तरह से देखा जाए तो मुस्लिम धर्म पर डिपेंड है। देखिए, कोई जिला किसी धर्म पर डिपेंड नहीं है, उसका इतिहास मायने रखता है कि किस जिले में किस धर्म के लोग ज्यादा काम किए हैं। सब जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। दिल्ली से पहले ये आगरा जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। तो यानी कि हमारे मुस्लिम धर्म के जो भी अस्तित्व होंगे कहां पर होंगे? आगरा में होंगे। वैसे ही प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, प्लस अयोध्या है, यह सब किसके लिए जाने जाते हैं? आप कहेंगे हिंदू धर्म के लिए। ये दोनों देखिए पेपर के प्रश्न हैं, दुर्वासा आश्रम, भारद्वाज आश्रम। ये आपको बखूबी पता होना चाहिए कि भारद्वाज आश्रम जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड है। बस आपको डाउट कहां पर होगा? अयोध्या और प्रयागराज में। आप सोचेंगे कि भारद्वाज आश्रम है, ये दुर्वासा आश्रम में, दोनों ऋषि उसी है, राम वन में गए होंगे, तो हो सकता है ये अयोध्या के हों। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन करेंगे, आप गलत करके चले आएंगे, है कि नहीं? मगर ये दुर्वासा और भारद्वाज दोनों कहां पर है? प्रयागराज में। प्रयागराज में सिविल लाइन के आसपास आनंद भवन है, सबको पता होगा लगभग। ये चंद्रशेखर आजाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क या चंद्रशेखर आजाद पार्क, इसको हम इतिहास में पढ़ाएंगे, अभी बढ़िया से पढ़ाएंगे, क्योंकि आधुनिक इतिहास हम लेकर के शुरू कर दिए हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को। फिर हमारा ये देखिए प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हो गया, ललितपुर वाला जो दशावतार मंदिर है देवगढ़ का गुप्तकालीन, ये हो गया। हम कहे ना कि पेपर का प्रश्न देखिए, ये आपका दशावतार मंदिर है, कहां पर है? देवगढ़ में है। देवगढ़ कहां पड़ता है? ललितपुर में। और उसके बाद आपका दुर्वासा आश्रम, भारद्वाज आश्रम, ठीक है। अब देखिए हम लोग मुगल साम्राज्य पर जाएंगे। अब किस पर चलेंगे? मुगल साम्राज्य पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, बस पेशेंस रख के जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिख करके नोट बनाते चलिए। बाकी जो चीजें हैं ना अपने आप क्लियर हो जाएंगी। पीछे की चीजों को अब रिवाइज भी करेंगे। इस 9वें 10वें चैप्टर में ना जो पीछे की चीजें हैं उनको हम क्या करेंगे? रिवाइज भी करेंगे। तो इसलिए आपको यहां पर रिवीजन भी देखने को मिलेगा। क्या है यहां पर? ये आपका हो गया आगरा और मथुरा। यहां पर आपका कौन सा जिला है? आप कहेंगे आगरा। ऊपर कौन सा जिला है? मथुरा। बुंदेलखंड का जब हम लोग पढ़ लिए तो अब किसके बारे में पढ़ना है? अब तो पढ़ना है पश्चिमी जिलों के बारे में। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी? पश्चिमी जिलों के पर्यटन स्थल। कहां के? पश्चिमी जिलों के। अब दूसरा हेडिंग आप डाल लिए होंगे, उसके बाद हमको पश्चिमी जिलों के पर्यटन स्थल को पढ़ना है। समझ रहे हैं भाई? सबको पता है कि जो मथुरा में है कौन पैदा हुए थे? बताइएगा। मथुरा में कृष्ण जी पैदा हुए थे। तो मथुरा में जो भी कृष्ण से रिलेटेड चीजें हैं कहां मिलेंगी? मथुरा में मिलेंगी। 3 जगह फेमस है मथुरा में, 3 शहर है, कोई मिला जुला के नगर निगम बन गया। जैसे कि आपका है ना, एक वृंदावन है, एक क्या है? वृंदावन। दूसरा है बरसाना है, बरसाना। और तीसरा स्वयं आपका क्या है? मथुरा शहर। वृंदावन, बरसाना और मथुरा शहर, इन तीनों शहरों को मिला करके मुख्य रूप से कौन सा जिला बनता है? मथुरा जिला बनता है। समझ रहे हैं? ये मथुरा जिला आपका हिंदू धर्म से रिलेटेड है। अब बगल में जो आगरा है यह मुस्लिम धर्म कहिए या इसको कहिए आप मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य जो है ना भारत के लिए बहुत कुछ दे करके गया है। ऐसी ऐसी चीजें दे करके गया है जो इतिहास में कोई और नहीं बनाया है। जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां की ऊंची ऊंची मंदिरें मिलेंगी, चाहे आपके चालुक्य रहे हों, वातापी की चालुक्य रहे हों, वाकाटक रहे हों या कृष्णदेवराय रहे हों, मतलब जो भी रहे। जैसे साउथ में आप जाएंगे ना तो ऊंची ऊंची मंदिरें कई तल्ला की मिलेंगी।
वैसे यहां पर ना उत्तर भारत में मुगलों का रहा है काम। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए हम आगरा को और मथुरा को पढ़ेंगे। आगरा पढ़ने से पहले आपको एक चीज जानना है, आगरा में भी शहर एक आता है, कौन सा? फतेहपुर सीकरी। आगरा में दो शहर है, एक आगरा शहर है और दूसरा कौन सा है? फतेहपुर सीकरी है। इन दोनों को मिलाकर के मुख्य रूप से आपका कौन सा बड़ा शहर है? आगरा है। समझ रहे हैं? यहां याद करना बहुत ही आसान है। हो सकता है आपका ध्यान इस पर जाता कि नहीं जाता, ये भी मायने रखता है। तो आप ये जान लीजिए, आगरा में जितने भी बने हैं सब क्या बने हैं? ताबूत, यानी कि मकबरे, यानी कि आप उसको एक तरह से कह लीजिए कब्रिस्तान। राजा महाराजा का कब्रिस्तान कहां बना है? आगरा में बना है। और उनका महल कहां बना है? तो महल आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी में। अब बताइए आपको याद करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? 90% आसान हो गया, यादें आपको हो गया। ऐसा मान लीजिए आपको याद हो गया। क्यों? आप सोचिए क्यों हम कह रहे हैं आपको याद हो गया, हम पढ़ाए नहीं, आपको याद हो गया। अब आप बताइए कैसे याद हो गया? पूरा याद हो गया। आप सिर्फ जान गए फतेहपुर सीकरी में महल है, आगरा में क्या है? मकबरा है। तो इसका मतलब क्या है? मुगल साम्राज्य, इतना तो आप जानते हैं ना कि मुगल साम्राज्य जो है पूरे तरीके से किस पर है? आगरा में है। अटाला की सरकी मस्जिद जौनपुर वाली जो एक आध दो अपवाद है उनको तो इतना बढ़िया से बताएंगे वो अपने आप याद हो जाएगा। बाकी जो 90% है कैसे? बीरबल का महल, किसका महल? बीरबल का। अब बीरबल के साथ साथ आपका जो है ये है पंचमहल, बीरबल महल, पंचमहल, जोधाबाई महल, उसके बाद मरियम महल है। अब मरियम महल मतलब कब महल हो गए? एक बीरबल है, दूसरा पंचमहल है, तीसरा मरियम महल है और चौथा जोधाबाई का है। ये चारों लोगों का जो महल है कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। अब बताइए कोई बढ़िया बढ़िया यूपी में जो भी महल बने हैं, आगरा में को महल दिख रहे हैं? कहीं देखिए, कहीं पर भी आप देखिए आगरा में कोई महल दिख रहा है? आप कहीं कहीं महल नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखिए, आगरा में कोई महल नहीं दिखेगा। अब फतेहपुर सीकरी में जब देखेंगे आप घुमा फिरा के ना, तो सिर्फ आपको सलीम चिश्ती का मकबरा दिखेगा। जितने भी मकबरे हैं, एतमादुद्दौला का मकबरा हो गया, आपका स्वयं सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है, आगरा के सिकंदरा में, ये बात याद होनी चाहिए। अकबर का मकबरा कहां है? ऑप्शन में अगर आगरा नहीं रहा ना तो ये सिकंदरा मिलेगा। समझ रहे? और हम बोल रहे हैं कि जो प्रश्न मेन है इसी में छुपे हुए हैं, जो बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। समझ रहे हैं? अब हर प्रश्न को हम जानते नहीं कि मतलब कौन कौन आ चुका है। जितना हमारी नजर में पड़े उतना तो हम जानते हैं, आपको बताते भी रहते हैं। यूनेस्को वाले सभी हो गए। समझ रहे हैं? तो ये आपके जैसे अकबर का स्वयं मकबरा है, उसके बाद आपका दीवाने खास मोती मस्जिद। एक डाउट आपको कहां आ सकता है? आप बताइए कहां आएगा? आगरा में मोती मस्जिद है और फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है। बाई चांस आपको कंफ्यूजन प्रकट हो गया, मोती मस्जिद जो है आगरा में है और जामा मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में है। तो ये डाउट है आपको जो है मोती मस्जिद और जामा मस्जिद इसका होना चाहिए। मान लीजिए विकल्प में सिर्फ आगरा दे दिया तब तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरा मुगल वाला जो डाटा है पूरा का पूरा पड़ा है उत्तर प्रदेश में। समझ रहे हैं? तो ये आपके आगरा और फतेहपुर सीकरी वाले जो डाटा है, एक तरफ आपका मकबरा है, दूसरी तरफ आपका क्या है? महल है। ये बखूबी याद होना चाहिए। शेख सलीम चिश्ती का एकमात्र मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में है कि नहीं? अब उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, नहीं फतेहपुर सीकरी नहीं यार, एक मिनट, फतेहपुर सीकरी में, हाँ फतेहपुर सीकरी। अब हम बात करते हैं जो मथुरा है, बरसाना है, वृंदावन है। किसकी बात करते हैं? मथुरा, वृंदावन, बरसाना। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले हैं। कृष्ण जी कहां पैदा हुए? आप कहेंगे मथुरा में पैदा हुए। आप मैप में ये याद रख के चलिएगा, मथुरा कहां है? पश्चिम में, आगरा के जस्ट ऊपर है। मथुरा और आगरा से आपको एक प्रश्न बताए थे, कुछ याद आ रहा है? मरुस्थलीय जिले, सबसे कम वर्षा, ऐसे कौन से दो जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं जो राजस्थान से सीमा बनाएंगे? कौन कौन से हैं? कुछ अंश मथुरा है, बाकी आपका आगरा है। आगरा सबसे कम बारिश कहां होती है? मथुरा है, आगरा में, है कि नहीं? तो देखिए अब हम लोग जो है ना मथुरा के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण की नगरी मथुरा है, 3 भागों में डिवाइड है, वृंदावन है, मथुरा है, बरसाना है। आपको अच्छे से पता है कि जो कृष्ण से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप ये देखिए पेपर का प्रश्न है लाडली राधा मंदिर,
लाडली राधा मंदिर और प्रेम मंदिर। ये कौन सा है? प्रेम मंदिर। ये अब तक पेपर में पूछे जा चुके हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। बाकी ये जो आपका राधा वल्लभ है या गोविंद देव है, रंगनाथ मंदिर, सब कृष्ण से रिलेटेड है भाई। ये नंदगांव है, आप नंदगांव देखेंगे तो आपका ध्यान तुरंत मथुरा जाएगा। यदि आप द्वारिकाधीश मंदिर देखेंगे तब भी आपका ध्यान मथुरा ही जाएगा। पेपर में ऐसा नहीं होता कि विकल्प आपको वृंदावन, बरसाना, मथुरा तीनों मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मान करके चलिए या तो बरसाना विकल्प में रहेगा, या तो आपके विकल्प में वृंदावन रहेगा, या तो हो सकता है मथुरा रहे। इस वजह से हम तीनों को अलग किए हैं ना, कि तीनों के जो स्थल है अलग अलग है। आप अलग अलग अगर याद करेंगे, सबको बरसाना वाले को बरसाना में और ये वृंदावन वाले को वृंदावन में, बाई चांस एक को दो चार आपको याद हो गए मेन में वाले। जैसे ये आपका है ना लाडली राधा मंदिर, और ये ऊपर है जो आपका प्रेम मंदिर वृंदावन वाला, ये बाई चांस आपको याद हो गया कि नहीं, बरसाना में प्रेम मंदिर है, लाडली राधा मंदिर कहाँ है, वृंदावन में प्रेम मंदिर है, और बरसाना में क्या है, लाडली राधा मंदिर। बाई चांस आप थोड़ा बहुत भी आपका अगर ध्यान गया रहेगा, नोट्स में देखे रहेंगे, तो हो सकता है पेपर में अगर कभी ऐसे बदल करके आ गया तो आप तैयार रहेंगे पहले से, बाकी आने का कम चांस है, समझ रहे हैं। मगर यूपी में एक ही चर्च है जो कि बहुत फेमस है, बेगम समरू द्वारा बनवाया गया है। बेगम समरू द्वारा ये चर्च बनवाया गया है, जो कि मेरठ के सरधना में है। कहां पर है? मेरठ के सरधना में। इस चर्च का नाम आपको, जो बेगम समरू द्वारा बनवाया गया चर्च है, ये पता होना चाहिए कहां पर है, मेरठ के सरधना में। लास्ट में सबसे उत्तरी जिला, ये सहारनपुर, सबसे ऊपर वाला यूपी का सबसे उत्तरी जिला, शाकंभरी मेला, शाकंभरी देवी का मंदिर जो है, यह आपके यूपी पुलिस का प्रश्न पेपर आ चुका है। अगर यूपी पुलिस के पेपर में इस जो शाकंभरी देवी का मंदिर है ना, ये पेपर में पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर देवबंद है, देवबंद के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इस अध्याय को जो है ना आप लिख करके बढ़िया से, जैसे नोट्स बताए ना कि पहले आप बुंदेलखंड वाले को करिएगा, पहले आप हेडिंग ले रहेगा भाई। पहला तो आपका था यूनेस्को वाला था, उसके बाद आप बुंदेलखंड के जो भी स्थल है, अगर मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो आपको बताया ना, जो बुक हम परीक्षा वाली या तथ्यसार की बताए हैं, वहां से खोज करके बाकी डाटा को भी आप चाहे तो यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आप पश्चिमी जिले वाले जितने भी स्थल हैं, आप उनको अपनी हेडिंग में ला करके जोड़ करके एक बढ़िया नोट्स तैयार कर सकते हैं। वो जो नोट्स आपकी बनेगी ना, वो बुक से भी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर चीजें एकदम स्पष्ट तरीके से रहेंगी, समझ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए अगले अध्याय में, अगले मतलब की वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ये ऊपर के रहेंगे, बीच वाले रहेंगे और ये पूर्वी वाले रहेंगे। तीन वाले जो स्थल है ना, अगले चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बाकी इनको आप उतार करके लिख करके बढ़िया से नोट्स में किताबों से खोजिए कि कहीं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का कोई और प्रसिद्ध स्थल तो नहीं छूट गया है, उसको भी इसमें लिख लीजिए। फिर पश्चिमी क्षेत्र वाला है, उसे भी इंक्लूड कर लीजिए। बाई चांस कोई छूटता है तो इससे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद क्लासें आगे चलती रहेगी।